हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैजेस्टिक फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर चैप्टर्स की इंट्रोडक्शन देखी थी, जिसमें हमने देखा था स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस भी देखा था हमने। और हमने ये भी ऐसी कुछ क्वांटिटीज़ भी देखी थी जो स्केलर थी, लेकिन उनको डायरेक्शन भी थी, राइट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे हमने देखा था कि वेक्टर क्वांटिटीज वही होती है जो वेक्टर लॉज ओबे करते हैं। वेक्टर लॉज ओबे करते हैं मतलब क्या होता है कि वो जो लॉज होते हैं वेक्टर एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के जो लॉज होते हैं, वो लॉज आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो हम लोग आज देखेंगे वेक्टर एडिशन। ओके, वेक्टर एडिशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले वेक्टर एडिशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग नॉर्मली देखेंगे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन कैसे किया जाता है, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी साइंस सीख रहे हो, आपको फिजिकल क्वांटिटी जब भी ऐड करनी होगी, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, हमेशा ही ध्यान में रखनी है कि कोई भी क्वांटिटी, मतलब मान लो हम लोग मास लेते हैं, सो मास प्लस मास इज इक्वल टू मास होता है। मतलब कोई भी अगर दो क्वांटिटी का हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, तो वहाँ पे वो क्वांटिटी सेम ही होनी चाहिए। मतलब मान लो जैसे हमने ले लिया 2 kg प्लस 1 kg इज इक्वल टू क्या हो गया 3 kg। और सेकेंड थिंग, उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए। अगर उन क्वांटिटीज को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, मान लो हमें लिखना है 1.5 kg 1.5 kg, तो हम लोग कैसे लिखते हैं 1 kg प्लस 0.5 kg, या फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 kg प्लस 500 ग्राम। तो इसको हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे, हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 1 किलोग्राम 500 ग्राम। हम लोग साथ में लिखेंगे, लेकिन ये 1 और 500 ऐड नहीं होगा। सो मतलब कोई भी अगर दो क्वांटिटीज अगर आपको ऐड करनी है, ओके, ऐड करनी हो या फिर सब्ट्रैक्ट करनी हो, तो उनको हमेशा वो क्वांटिटीज हमेशा सेम होनी चाहिए, उनके यूनिट्स भी सेम होने चाहिए। नहीं तो हम लोग उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलाउड है। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास एंड एक्सेलरेशन आर डिफरेंट क्वांटिटीज, उनके दोनों कॉम्बिनेशन से बन जाता है फोर्स। मल्टीप्लिकेशन इज डिफरेंट मेथड। मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में कोई भी क्वांटिटीज एक दूसरे को मल्टीप्लाई हो सकती है, डिवाइड कर सकती है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कंस्टेंट है वहाँ पे, कि कोई भी दो क्वांटिटीज अगर हमें ऐड करनी हो या फिर दो क्वांटिटीज हमें सब्ट्रैक्ट करनी हो, तो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, साथ ही साथ उनके यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए। अदरवाइज हम लोग उनको साथ में लिख सकते हैं। जैसे हम लोग एंगल्स में हम लोग ऐसे लिखते हैं, राइट, 5 डिग्री 30 मिनट्स, हम लोग इनको साथ में लिखते हैं। लेकिन अगर हम लोग डिग्री में करेंगे तो लिखेंगे 5.5 डिग्री, बिकॉज 0.5 डिग्री इज इक्वल टू 30 मिनट्स। ऐसे हम लोग करते हैं, राइट। सो याद रखना है कि कोई भी दो क्वांटिटीज अगर हमें ऐड करनी हो तो वो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे और एग्जांपल्स हम लोग चाहे तो लेते, चलो। जैसे क्या मास प्लस मास, मास हो जाता है, राइट। अभी हम लोग मान लो हम लोग कुछ सामान लाने गए, माँ ने हमें सामान लाने के लिए भेजा हो, तो हमने क्या किया 5 kg शुगर ले ली, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा हो गई, ओके। देन उसके बाद में हमने क्या किया 1 kg राइस ले लिया, ओके। देन उसके बाद में 1 kg और कुछ ले लिया, हमने दाल ले ली, ओके। टोटल कितना हो गया 7 kg, ओके। तो उसके बाद में हमने क्या किया 1 लीटर ऑयल ले लिया। तो इसका मतलब इनको ऐड कर पाएंगे क्या, ये ऐड होगा नहीं, ओके। इसको हम लोग अगर उसको अगर वेइंग मशीन पे रखते हैं तो ये 7 + 1 8 नहीं होगा, क्योंकि ऑयल का वेट है 1 किलो नहीं होता, 1 लीटर। तो ये 1 लीटर क्या है, ये वॉल्यूम है, क्योंकि यहाँ पे मास प्लस वॉल्यूम करने की कोशिश की हमने, लेकिन वो हुआ नहीं। हाँ, इन तीनों का हो गया, ये मास है, ये मास है, ये मास है, तो ये सारे ऐड हो गए, 5 + 1 + 1 7 हो गया। लेकिन यहाँ पे 1 लीटर ऑयल है, दैट 1 लीटर इज अ वॉल्यूम, so we can't add this mass into volume, okay, so remember this। अगर हम कोई भी दो क्वांटिटीज हमें ऐड करनी हो तो वो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, कोई भी क्वांटिटीज अगर ऐड करनी हो तो सेम होनी चाहिए। जैसे हम लोग दूध वाले के पास जाते हैं, दूध वाले के पास ऐसा होता है कि 2 लीटर दूध चाहिए, उनके पास वो 1 लीटर वाला नाफ है ही नहीं, 2 लीटर वाला नाफ है ही नहीं, 1 लीटर वाला है। तो 1 लीटर वाले तो क्या करते, एक बार भरते फिर दूसरी बार भरते, दो बार, मतलब उन्होंने क्या किया वॉल्यूम का ऐड किया, 1 लीटर + 1 लीटर इज 2 लीटर। जैसे अगर मान लो उनके पास
1 लीटर वाला भी नहीं, आधा लीटर वाला है, 500 ml वाला है, 500 ml का। तो वो क्या करेंगे, 1 2 3 4 और थोड़ा सा ऊपर भी डाल देंगे एरर के लिए, राइट। तो ऐसा क्या होता है कि वॉल्यूम में वॉल्यूम ऐड होता है, समझ रहे हो, मास में मास ऐड होता है, वॉल्यूम में वॉल्यूम ऐड होता है, टाइम में टाइम ऐड होता है, फोर्स में फोर्स ऐड होता है। वैसे कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे वो स्केलर हो, चाहे वो वेक्टर हो, चाहे वो फंडामेंटल हो, चाहे वो डिराइव्ड हो, ओके, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। तो कोई भी क्वांटिटी हो, अगर वो ऐड करनी हो, हमें कोई भी 2 क्वांटिटीज हो ऐड करनी हो तो सेम होनी चाहिए। मास में मास ऐड होगा, टाइम में टाइम ऐड होगा, टेम्परेचर में टेम्परेचर ऐड होगा, हर क्वांटिटी में वही खुद क्वांटिटी ही ऐड होगी, दूसरी क्वांटिटी उसमें ऐड होगी नहीं। ओके, चलो, तो अभी हम लोग देखेंगे एडिशन। एडिशन मतलब वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन कैसे करनी, स्केलर एडिशन हमें पता है, स्केलर एडिशन हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं। 5 + 2 kg 7 kg हो गया, ओके। 500 लीटर + 200 लीटर 700 हो गया, राइट। 1 hour + 1 hour 2 hour हो गया। कोई भी स्केलर क्वांटिटीज को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट मैथमेटिकली ऐड कर सकते, डायरेक्ट मतलब हम लोग ऐड कर सकते हैं, ओके, डायरेक्ट काउंट करके ऐड कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर एडिशन अगर करनी हो तो वहाँ पे कुछ मेथड्स होती है, वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं। तो लॉ होते क्या है, अभी हम लोग देखें। यहाँ पे टोटल 3 लॉज हम लोग देखने वाले, जो कि पहला है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फर्स्ट है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। फर्स्ट ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसे 3 लॉ होते हैं। तो ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, ये जो 2 लॉज है, ये हम लोग देखेंगे 2 वेक्टर के एडिशन के लिए काम आता है। ये दोनों लॉज जो है, जहां पे 2 वेक्टर्स हमें दिए रहेंगे, उन 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम लोग ये 2 लॉज यूज करते हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगुलर लॉ होता क्या है, व्हेन 2 वेक्टर्स, समझ लीजिए यहाँ पे, व्हेन 2 वेक्टर्स आर ऑफ द सेम टाइप, सेम टाइप जैसे मैंने बोला कि 2 वेक्टर्स, अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होना चाहिए, अगर ये वेलोसिटी तो ये भी वेलोसिटी ही होनी चाहिए, ओके। व्हेन 2 वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप आर रिप्रेजेंटिंग 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड आर टेकन इन सेम ऑर्डर, okay, then the resultant of these 2 vector is given by the third side of, is the vector which represented by the third side of triangle, which starts from starting point of first vector and ends at end point of last vector, ओके। इस तरीके से, मतलब ये 2 वेक्टर्स, अगर ये P है, ये Q वेक्टर है, अगर ये R वेक्टर है, सो ये P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता, जैसे मैंने बोला 2 वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप, मतलब ये दोनों वेक्टर सेम होने चाहिए। एक तो फोर्स है, फोर्स होना चाहिए, वेलोसिटी है, वेलोसिटी होनी चाहिए, राइट। वर्क नहीं, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होना चाहिए, कि जो भी वेक्टर्स है वो सेम होने चाहिए, ओके। द सेकंड थिंग, टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब क्या कि ये यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा, फिर दूसरा वाला यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा, तो ऐसे ऑर्डर होता है। ये सेम ऑर्डर नहीं रहेंगे, ये सेम ऑर्डर नहीं, क्योंकि दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। सेम ऑर्डर मतलब क्या, सीक्वेंस में, ओके। ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे स्टार्ट होके यहाँ पे एंड होगा, ये यहाँ पे स्टार्ट होके यहाँ पे एंड होगा, ये यहाँ पे स्टार्ट होके यहाँ पे एंड होगा, इस तरीके से, ओके। सो इस तरीके से उसको किया जाता है, इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वेक्टर P वेक्टर प्लस Q वेक्टर अगर सेम ऑर्डर में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, P के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके Q के एंड पॉइंट तक जो भी वेक्टर वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट वेक्टर विल बी एडिशन ऑफ दिस 2 वेक्टर। तो एडिशन या फिर रिजल्ट होता क्या है कि ये P और Q, इन दोनों का काम है R अकेला कर सकता है, या फिर P और Q जो काम कर रहे हैं, ओके, सेम काम R भी करेगा, या फिर R जितना काम कर रहा है उतना काम P और Q दोनों मिला के कर सकता है। मतलब इन दोनों की एडिशन होती है, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज R वेक्टर। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने वेक्टर में दिखा है P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। तो यहाँ पे मतलब अगर ये 3 है, अगर ये इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो इसका 7 होगा क्या, तो मैं बोलूँगा नहीं, हर बार नहीं होगा, नहीं मतलब हर बार नहीं होगा,
ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला हम लोग आगे जाके डिराइव करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये रिप्रेजेंटेशन है। ओके, ये रिप्रेजेंटेशन है जिसको एडिशन हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे ऐड करेंगे, मतलब डायग्रामेटिकली कैसे दिखाएंगे। तो ये होता है डायग्रामेटिकली कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज आर वेक्टर। अगर मान लो मुझे p प्लस क्यू करना है, सॉरी p माइनस क्यू करना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये p है और ये q है। ओके, ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर है, मुझे क्या करना है, p माइनस क्यू करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अपोजिट वेक्टर निकालेंगे, इसका अपोजिट वेक्टर इस डायरेक्शन में निकालेंगे। तो हमें पता है व्हेन टू वेक्टर्स आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन दे आर अपोजिट वेक्टर। तो अभी देखो ये तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। तो ये क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। मतलब ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। मतलब एडिशन के साथ साथ हम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ओके, और ये लॉ हम लोग कब यूज करते हैं, जब कोई भी दो वेक्टर सेम लाइन में ना हो। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अब वहां पे देख सकते हो कि हमने क्या देखा थी, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते, चलो ये भी बता देता हूँ फिर से, एक छोटा सा रिवीजन भी हम लोग लेते हैं कि अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में, ये 3 है और ये 4 है, तो इनका एडिशन हो जाएगा 7, सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो, या फिर अपोजिट में रहेंगे तो भी चलेगा। ये 4 है, ये 3 है, तो इनका रिजल्टेंट रहेगा इस डायरेक्शन में 1 यूनिट के तौर पे। मतलब अगर दो वेक्टर्स सेम लाइन पे है, एक तो पैरेलल है मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो उनको हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं स्केलर की तरह और डायरेक्शन सेम रहेगी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो बड़ा है उसकी डायरेक्शन में रिजल्टेंट रहेगा और आउटपुट किसकी वैल्यू रहेगी, उनके डिफरेंस के बराबर। मतलब ये 4 है, ये 3 है, तो इसका आउटपुट हो गया 4 माइनस 3 1, और डायरेक्शन 4 की रहेगी। लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शन में नहीं है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर यूज करेंगे। ओके, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग यूज करेंगे। ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो मैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। थोड़े से एग्जांपल्स अगर लोग देखेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। चलो, तो अभी 1 2 3, 1 2 3। ओके, इसको हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर, इसको लिखते हैं बी वेक्टर, इसको लिखते हैं सी वेक्टर। तो मुझे यहाँ पे आपने यहाँ पे गेस करना है कि कौन सा वेक्टर कौन से दो का रिजल्टेंट रहेगा। मतलब यहाँ पे 3 वेक्टर है, तो एक जो है वो रिजल्टेंट है, 2 उनकी एडिशन है। ओके, चलो तो फिर हम लोग देखेंगे जो ऑर्डर में ए और बी ऑर्डर में, ए बी ऑर्डर में और सी अपोजिट ऑर्डर में, तो यहाँ पे आंसर रहेगा सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। ओके, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। चलो और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। चलो अभी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ए बी सी। यहाँ पे क्या आएगा, बी एंड सी आर इन सेम ऑर्डर, तो हम लोग लिखेंगे बी प्लस सी इज इक्वल टू ए। ओके, चलो यहां पे गेस करिए। यस, Q एंड R आर इन सेम डायरेक्शन, सेम ऑर्डर, Q एंड R, तो हम लोग क्या लिखेंगे, Q प्लस R इज इक्वल टू P। इस तरीके से सीक्वेंस ध्यान में रखना है, सीक्वेंस ऑर्डर, यहाँ स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, ये एंड होने के बाद जो स्टार्ट होगा वो ऐड होगा। अगर ये दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये सेम ऑर्डर में नहीं है, ये दोनों भी एक डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ये भी सेम ऑर्डर में नहीं है। तो जो सेम ऑर्डर में उनको ऐड करना है, जो अपोजिट ऑर्डर में हो आउटपुट है। एक और बात यहाँ पे हम लोग ध्यान में रखेंगे, अगर ऐसा होता है कि 3 वेक्टर्स हमें दिए हैं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ऐसे 3 वेक्टर है, तो इन तीनों का रिजल्टेंट बताइए। ओके, तो और या फिर ऐसे लिखेंगे, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऑप्शन आपको रहेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ओके, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी, या फिर ए वेक्टर इज इक्वल टू सी प्लस बी, और ऐसे रहेगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसे ऑप्शंस रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा ये।
क्योंकि जब यहाँ पे साइकिल फॉर्म हो रही है, देखो 1 2 3 तीनों के तीनों ऑर्डर में, तो ये तीनों जब ऑर्डर में थे, जब वो साइकिल कंप्लीट करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 रहता है। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि सी कि एक वेक्टर यहाँ पे हमने ले लिया, एक वेक्टर यहाँ पे ले लिया, तो इन दोनों का आउटपुट मतलब बी और सी हमने मान लो ले लिया, ओके, तो इनका आउटपुट आएगा इस डायरेक्शन में, ओके। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बी सी और इसको मान लो थोड़ी देर के लिए आर लिखते हैं ऐसे रैंडम, ओके। सो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि बी प्लस सी इज इक्वल टू आर, राइट। अभी इसके अपोजिट में हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ कर दे, ये आर तो है नहीं, आर तो वहाँ पे है नहीं, क्योंकि आर जो है उनका एडिशन है, तो हम लोग क्या करते हैं एक वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा माइनस आर, ओके। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे फिर, देखो b प्लस सी इज इक्वल टू आर है हमारे पास, b प्लस सी इज इक्वल टू आर है, ओके। तो यहाँ पे माइनस आर तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा माइनस आर, अपोजिट है, ओके। तो या फिर हम लोग अगर इसको अगर c बोला है हमने यहाँ पे, इसलिए मैंने सॉरी यहाँ पे क्या बोला, a बोला है, c नहीं a बोला है, तो a, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस b प्लस c, ओके। तो हम लोग देखो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी अगर इक्वल टू लिखते हैं, सो a प्लस बी क्या है हमारे पास, a प्लस बी जो है वो r है, और r जो है वो a के अपोजिट है। एक सेकेंड यहाँ पे गलती हो गई, हम लोग यहाँ पे a b प्लस सी जो है वो r है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a इज इक्वल टू माइनस आर, सो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस a, तो हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू माइनस या फिर r इज इक्वल टू माइनस a, मतलब ये दोनों जो है ये क्या हो जाएगा माइनस r प्लस r, ये आंसर हो जाएगा 0। इस तरीके से मतलब कोई भी कितने भी वेक्टर, नंबर ऑफ वेक्टर्स हो, अगर वो साइकिल फॉर्म कर रहे हैं सेम ऑर्डर में, तो इसका आंसर हमें आउटपुट हमेशा 0 रहता है, ध्यान में रखिए, ओके। चलो से हो गया ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने देख लिया। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं, दो वेक्टर्स अगर सेम ऑर्डर में हैं तो हमें क्या करना है, उनको एडिशन निकालना है। और एडिशन कैसे निकालना है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू एंड पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट वेक्टर के एंड पॉइंट तक जाना है, वो होता है हमारा रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट a b और ये r, सो r इज इक्वल टू a प्लस b, ओके। नेक्स्ट लॉ हम लोग देखने वाले पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ, इसका नाम है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब क्या, नंबर ऑफ वहाँ पे साइड्स ज़्यादा रहती है, मतलब दो से ज़्यादा जहाँ पे साइड रहती है हम उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। ट्रायंगल भी एक टाइप का पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल भी पॉलीगॉन है, ओके। कोई भी क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन है, पेंटागन पॉलीगॉन है, जैसे कोई भी ले सकते हैं हम लोग, ओके। सो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है, अगर दो वेक्टर्स है तो हमें पता है हम लोग इनको ट्रायंगल लॉ से ऐड कर सकते हैं। दो वेक्टर्स हमारे पास है तो हम लोग ट्रायंगल लॉ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हमारे पास हो तो हम लोग क्या करेंगे, दो से ज़्यादा वेक्टर्स हमारे पास हो तो हम लोग क्या करेंगे, इफ मोर देन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिंग साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, इस तरीके से हम लोग लेंगे, एक पॉलीगॉन लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे चार वेक्टर्स ले लिए हमने, एक हो गया a वेक्टर, एक हो गया b वेक्टर, एक हो गया c वेक्टर, एक हो गया d वेक्टर। तो पॉलीगॉन लॉ क्या बताता है कि इनका रिजल्टेंट, ओके, when number of vectors are representing the sides of parallelogram, okay, and all vectors are in same order. same order मतलब कि स्टार्ट होगा, एंड होने के बाद दूसरा स्टार्ट होगा, ये एंड होने के बाद दूसरा स्टार्ट होगा, फिर होने के बाद अगला स्टार्ट होगा, इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स इज गिवन बाय द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू एंड पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर। ये कैसे आ गया, तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे ट्रायंगुलर लॉ से, एकदम सिंपल। चलो हम लोग एक काम करते हैं, एक यहाँ पे एक डॉटेड वेक्टर निकाल लेते हैं दो, ओके। तो इसको मैं बोलता हूँ, इसको नाम देता हूँ r1 वेक्टर और इसको नाम देता है r2 वेक्टर, ओके। तो चलो ये ट्रायंगल देखते थे हम लोग,
ओ ए बी सी डी। ओके, ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर बाय जो ट्रायंगल और देखो ओ ए और ए बी ये दोनों सेम वेक्टर सेम ऑर्डर में, तो R1 जो है उनका रिजल्टेंट रहेगा, राइट। देन हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ओ बी सी देखेंगे, ट्रायंगल ओ बी सी, तो यहाँ पे क्या होगा, R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, राइट। देन उसके बाद में हम लोग ट्रायंगल ओ सी डी में देखेंगे, ट्रायंगल ओ सी डी में क्या आएगा, R2 वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, R वेक्टर, राइट। बट R2 क्या है हमारे पास, R1 प्लस सी, तो हम लोग लिखेंगे R1 प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू R वेक्टर। बट R1 क्या है हमारे पास, A प्लस बी, सो हो जाएगा A वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। इस तरीके से हम लोग कितने भी वेक्टर्स हो, कितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स वहाँ पे हो, अगर उनको एक पॉलीगॉन में उस सेम ऑर्डर में अगर एडजस्ट कर पाते हैं, ओके, तो उस पॉलीगॉन को कंप्लीट करना है। और जो लास्ट साइड रहेगी, लेकिन ऑर्डर कैसे अपोजिट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर से लेके एंड पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर तक जो वेक्टर रहेगा दैट विल बी रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स। इन सारे वेक्टर का रिजल्टेंट रहेगा ये होता है पॉलीगॉन लॉ। मतलब हम लोग कितने भी वहाँ पे साइड्स हो सके, मतलब मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे यहाँ तक आ गए, तो इन सब का रिजल्टेंट रहेगा इस डायरेक्शन में इतना, ओके, 1 2 3 4 5 6, सो इन 6 मिला के होता है एक, ऐसे कितने भी। और जैसे मैंने अभी एक आपको इससे पहले एक बात बताई थी कि अगर इसकी जगह हम लोग एक और वेक्टर यहाँ पे ऐसे ले लेते, तो इन सब का रिजल्टेंट रहेगा 0, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट भी वहीं पे है और एंड पॉइंट भी वहीं पे है, तो होगा वो 0 या फिर 0 वेक्टर। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर ऐसा होता है, साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो हमेशा ध्यान में रखना कि वहाँ पे रिजल्टेंट कितना है, 0, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट वहीं पे है, वो सारे के सारे वेक्टर्स वहाँ पे सेम ऑर्डर में है। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है। दो लॉज जो हमने अभी पढ़े, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ हमेशा हम लोग 2 वेक्टर्स ऐड करने के लिए यूज करते हैं, और पॉलीगॉन लॉ मल्टी वेक्टर्स हम लोग ऐड करने के लिए यूज करते हैं, ओके। तो इस तरीके से आज जो हमने सीखा है अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और जिसके साथ साथ ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हमने सीखा था ट्रायंगल लॉ में, ऐसे ट्रायंगल लॉ हमने देखा था, सो ट्रायंगल लॉ का रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है उसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, और उसका साथ ही साथ उसका एंगल भी, उसकी डायरेक्शन भी हम लोग निकालेंगे, ओके। चलो तब तक के लिए अच्छे से स्टडी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।